Look, don't close your eyes. We're about to reach. Trust me, nothing will happen to you. I'll protect you. बस आंखें बंद मत करना. भरोसा रखो मुझ पर. कुछ नहीं होगा तुम्हें. आही ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी. उसे सिर्फ कुछ शब्द और वो आवाज याद थी. कौन था वो? किसने मदद की? वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी. कुछ समय बाद डीन के ऑफिस में डीन एल्बर्ट के सामने मिस्टर दीवान गंभीर मुद्रा में बैठे थे. दोनों किसी बेहद सीरियस मैटर पर चर्चा कर रहे थे. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर दीवान, पर आप भी समझिए ना कि आही अब यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट और यहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल फिट नहीं है. हमने पहले भी काफी बार वार्निंग दिया था, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन हर बिहेवियर. वरना आप भी जानते हैं आही जैसे टैलेंट को हम भी नहीं खोना चाहते, बट वी कैन नॉट हैंडल हर एनी मोर. मिस्टर दीवान ने एक नजर अपने बगल में बैठी आही को देखा तो वो बिना किसी भाव के बैठी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में व्यस्त थी, मानो वहां उसके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात हो रही है. ये देख मिस्टर दीवान ने एक लंबी सांस ली और मुड़ के डीन की ओर देखा और कहा, क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकते? डीन एल्बर्ट और मिस्टर दीवान ने कुछ और देर इस बारे में डिस्कस किया और फिर मिस्टर दीवान अपनी बेटी आही के साथ कैंपस के बाहर आ गए. चलते चलते मिस्टर दीवान अचानक से बीच रास्ते में रुके और उन्होंने जाती हुई आही को आवाज देकर पूछा, अब नजरें छिपाने का कोई फायदा नहीं है प्रिंसेस. आखिर आप हमें कब बताएंगी कि आपने ये सब क्यों किया? हम आपको अभी का भी कुछ बताने को फोर्स नहीं कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भूल जाएं कि आज नहीं तो कल हमें इसका कारण जानना है. उनके शब्द सुनते ही आही के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने अपनी गहरी नीली आंखों को बंद करके हल्की सांस छोड़ते हुए मन में बुदबुदाया, सॉरी डैड, पर अभी नहीं, बट वन डे यू विल अंडरस्टैंड. और फिर एक स्माइल अपने होठों पे लाते हुए पीछे दीवान साहब को देखने के लिए मुड़ी और शिकायती लहजे में कहा, हम नजरें नहीं छिपा रहे, बल्कि हम गुस्सा हैं आपसे. पता है कितने दिनों बाद मिले हैं आप हमसे, लेकिन आप अपनी प्यारी बेटी को गले लगाने के, उससे उसकी तबीयत पूछने के बजाय आप तो बस गुस्सा हो रहे हैं हम पे. जाओ, हम भी नहीं बोलने वाले अब आपसे. उसके मासूम चेहरे और पानी जैसी झिलमिलाती आंखों को देखकर एक पल में ही दीवान साहब मोम की तरह पिघल गए और सारी बातें भूलकर उन्होंने अपने कान पकड़े और बेहद ही नर्म लहजे में कहा, अरे इसमें गुस्सा क्या होना? अच्छा चलो, कान पकड़ लिए मैंने, माफ कर दो और ये सारी बातें किनारे कर पहले डैड को एक प्यारी सी झप्पी दो, क्योंकि डैड ने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया. आही ने भागकर दीवान साहब को गले लगाया और उनसे कहा, I missed you so much, Dad. आही के ऐसे प्यार से बोलने से भला कैसे किसी का दिल ना पिघलता. और फिर ये तो उसके डैड थे जो उसकी एक मुस्कान से पिघल जाया करते थे. उन्होंने प्यार से आही के गाल खींचे और दोनों निकल गए इंडिया वापस आने के लिए. इंडिया में सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी. एक 28 साल का नौजवान कानों में हेडफोन लगाए लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए टाइप कर रहा था. कमरे में हल्की ठंडक थी और बाहर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी. ऑन हो जा. यस. इंफॉर्मेशन लोड होते ही वो खुशी से बोला. उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है. वो अपने आप से बुदबुदाता है, मानो किसी अदृश्य साथी से बात कर रहा हो. अचानक उसकी आंखें गहरी हो गई और उसने लैपटॉप साइड में रखा. पीछे का नजारा देखकर वो लगभग सोफे से गिर ही पड़ा. आंखें बड़ी बड़ी कर उसने हैरानी से कहा, हीरो, तू यहाँ? आही, जो कि अपने जूतों को हाथों में पकड़े दबे कदमों से उसी तरफ बढ़ रही थी, वो ऐसे अचानक से ध्रुव को पीछे मुड़ा हुआ देख जैसे कि तैसे जम जाती. अब हाल कुछ ऐसा था कि आही का एक पैर हवा में और दूसरा जमीन पर था. उसके पीछे लगभग 4 नौकर भी बिल्कुल आही की तरह जम गए थे, जो कि देखने में बेहद ही अटपटा सा दृश्य बना रहे थे. आप यहाँ क्या कर रही हैं? और एक मिनट, आप अकेली आई हैं यहाँ? हीरो, आप जानती हैं ना ये सब कितना खतरनाक हो सकता है. हम आपको हीरो बुलाते हैं, पर इसका क्या मतलब है कि... अभी ध्रुव चिल्ला के एक सांस में ये सब बोल ही रहा था कि तभी आही ने भागकर उसके गले लगने से वो मुंह खो जाता है. आही फिर धीरे से वैसे ही गले लगे हुए बोलती है, I missed you, भाई. और हाँ, हम अकेले नहीं आए हैं, डैड के साथ आए हैं और हम आपको ना सरप्राइज देना चाह रहे थे. पर ये आपके दिमाग में लगा हुआ सैटेलाइट पता नहीं कैसे हर बार जान जाता है कि हम हैं.
अब आप आएंगी ही ऐसे तो हम क्या करें? आपको किसी ने बताया नहीं कि आप तूफान की तरह चलती हैं? आने से पहले ही पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। खैर, आप कंप्लेन ना करें और लाइए हमारी आइसक्रीम दे हमें। हम क्यों दें? एक तो हमें आंधी तूफान बुला के हमारा मजाक बनाते हैं, ऊपर से आइसक्रीम मांगते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आही की बात सुनते ही ध्रुव आही के पीछे भागने लगा। एक तरफ आही सोफे से लेकर टेबल तक हर चीज पर कूद फांद कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं ध्रुव भी बच्चों की तरह भाग रहा था। दोनों की इस मस्ती को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉम और जेरी का लाइव शो चल रहा हो। ध्रुव की हरकतें देखकर आही की हंसी छूट रही थी और वो उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी, आपको कभी नहीं मिलेगी आइसक्रीम। ध्रुव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो भी हंसते हुए बोला, अच्छा, देखते हैं कौन जीतता है। इसी बीच दीवान साहब, जो बस अभी सामान रखवाकर अंदर आए थे, उन्होंने ये नजारा देखा और गंभीर आवाज में बोले, ये क्या हो रहा है? आइसक्रीम के लिए इतनी मारामारी? क्या तुम दोनों बच्चे हो? उनकी आवाज सुनते ही दोनों भाई बहन रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने? आही, नीचे उतरो। और आप ध्रुव, आप यहाँ आइए। दीवान साहब की कड़ी आवाज सुनकर दोनों चुपचाप से आके दीवान साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। दीवान साहब ने हाथ आगे किया तो आही ने मुंह बनाते हुए हाथ में पकड़ी आइसक्रीम के टब्स को उनके हाथ में रख दिया और जाके दोबारा ध्रुव के बगल में खड़ी हो गई। उसे देख ध्रुव ने उसे चिढ़ाया, अब मजा आया? खा लीजिए ना पूरा। लेकिन फिर दीवान साहब पे नजर पड़ते ही वो भी आही की तरह मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। दीवान साहब ने कड़ी आवाज में कहा, आप दोनों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो के भी ऐसी हरकत करते हुए आप दोनों आइसक्रीम के लिए लड़ रहे हैं, वो भी हमें भूल के। थोड़ी देर बाद दीवान मैंशन में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। आही, ध्रुव और दीवान साहब लिविंग रूम के सोफे पर कंबल ओढ़े आइसक्रीम और मूवी का मजा ले रहे थे। अरे दरवाजा मत खोलो। भाई, आपको नहीं पता है क्या? ऐसे शोज में हीरोइन को चैन कहाँ होता है? देखना, वो खोलेगी दरवाजा। देर रात तक बातें और मूवी का आनंद लेते हुए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब सुबह के 3 बज गए। दीवान साहब के खर्राटों की आवाज सुनकर आही और ध्रुव ने उन्हें देखा और हंस पड़े। उन्होंने दीवान साहब को कंबल उड़ाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। Look, don't close your eyes. We're about to reach. Trust me. Nothing will happen to you. I'll protect you. बस आंखें बंद मत करना। भरोसा रखो मुझ पर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुको। कहते हुए आही ने अचानक से आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसके दिल को घेरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और उसे समझ में आया कि वो अपने कमरे में है। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, वो आदमी कौन था जो उसके सपनों में बार बार आता है? कमरे की हल्की रोशनी में उसके चारों ओर सब कुछ परिचित था, लेकिन फिर भी वो असहज महसूस कर रही थी। फिर वही सपना। आही ने सिर उठा के देखा तो ध्रुव हाथ बांधे कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो फिर कमरे के अंदर आया और ग्लास में पानी भर के आही को देते हुए बोला, तो आप मजाक नहीं कर रही थी? ऐसे जानबूझ के खुद की रेप्यूटेशन को ताक पे रख के यूं यूनिवर्सिटी को बीच में छोड़ के आप यहाँ उसी आवाज की तलाश में आई है ना? आपको पता भी है आही कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं। अरे अगर खोजना ही था तो ये साल खत्म करके खोजती। वो आदमी कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता कि आपने ये सही किया है। आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि ऐसे किसी अनजान के लिए अपना करियर दांव पे नहीं लगाया जाता और ये आपको पता होना चाहिए। आप बस एक बार कहिए और डीन एल्बर्ट से हम बात करेंगे और वो आपको यूनिवर्सिटी में दोबारा ले लेंगे। आही बिस्तर से उठी और पानी के ग्लास को टेबल पे रखते हुए सामने बने बैल्कनी में जाके झूले पर बैठ गई और धीमी पर दृढ़ लहजे में बोली, भाई, आप ही कहते हैं ना कि हम जिंदगी में जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, आप बिना शर्त या सवाल के हमारे साथ होंगे। तो आज इतने सवाल क्यों? आज इतने हिचकिचाहट क्यों? क्या अब आपको अपनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट बहन के डिसीजंस पे भरोसा नहीं है? ध्रुव उसकी बातें सुन के खुद को सर हिलाने से रोक नहीं पाया। वो भी अब बैल्कनी में जाके आही के बगल में बैठ गया और बोला, आप हमें यूं अपनी बातों से बहला नहीं सकती। नो, नॉट दिस टाइम। हम बिल्कुल भी आपकी बातों में नहीं आएंगे। डैड को ऑलरेडी आपने यही ट्रिक आजमा के पिघला दिया, बट आई वोंट फॉल फॉर दिस हीरो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आही जल्दी से झूले से उठकर ध्रुव के कंधों को मसाज करते हुए
सिली सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं, पर आप तो मेरे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और इतने टैलेंटेड भाई हो ना। हमें पता है आपने रिसर्च कर ली है। बताइए ना क्या मिला आपको? ध्रुव अब झूले से उठा और अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए बोला, आप खुद ही देख लें, हमें वैसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ऑफ टू स्लीप नाउ। तभी मानो उसके दिमाग में कुछ आया और जाते जाते उसके कदम रुक गए। हल्की गंभीर आवाज में बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, हीरो, जो भी पढ़ना आराम से पढ़ना, जल्दबाजी ना करना और उससे खुद को इफेक्ट मत होने देना। आही को ध्रुव की बात अजीब लगी। भाई भी ना, हम अब बच्चे नहीं हैं जो उन्हें इतनी टेंशन लेनी पड़े हमारी। खैर उन्हें बाद में देखते हैं, पहले ये मिस्टर डीप वॉइस के बारे में जान लें। आही झूले पर बैठकर फोन में दिख रहे इंसान का बायोडेटा पढ़ने लगी। अनबिलीवेबल, भाई ने इतना कुछ पता कर लिया बस एक क्लू से। मानना पड़ेगा, ही इज द बेस्ट। अब आही एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी नीली आंखें बायोडेटा पर टिक गई। हल्की रोशनी में आही का चेहरा एक नई उम्मीद और जिज्ञासा से चमक उठा। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके होठों से अनायास ही एक नाम बेहद नरमी से निकल गया। एकांश। एकांश राजवंश। राजवंश ग्रुप का एक लौता वारिस था। अपने माता पिता को 18 साल की उम्र में खोने के कारण उसने कंपनी की बागडोर जल्दी संभाल ली थी। कंपनी के चेयरमैन उसके दादाजी रविंद्र जी और डायरेक्टर उसकी दादी सरस्वती राजवंश थे। एकांश की रॉयल पर्सनैलिटी और नो नॉनसेंस आभा लोगों को उसके करीब नहीं आने देती थी। वो अपने दादा दादी पर जान छिड़कता था और कंपनी के हर फैसले में उनकी सलाह को सर्वोपरि मानता था। उसकी टैलेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने उसे कम उम्र में ही सफल बना दिया था। मॉम, आज हमें उसके बारे में जानने को मिला। इज इट इवन पॉसिबल? हमारा किसी के लिए इतना कुछ महसूस करना जबकि सामने वाले को हमारी मौजूदगी का भी इल्म ना हो। प्लस वो आखिरी लाइंस। उन आखिर की लाइनों को याद करके अब आही की नीली झिलमिलाती आंखें अब कुछ गहरी हो चली थी। उसे अपना दिल हल्का डूबता हुआ सा महसूस हुआ। आही को अब अचानक से ध्रुव की कही हुई बात याद आई। आही ने अपना फोन साइड में रखा और घुटने मोड़ खुद को बाहों में भरते हुए ऊपर चांद को एकटक निहारने लगी। उसके भावहीन और शांत चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिल में अभी क्या उधेड़ बुन चल रही थी। काफी देर ऐसे ही चांद को निहारते रहने के बाद अब वो वहां से उठ अपने बिस्तर की ओर चली जाती है। रात गहरा गई थी। आही भी अब थकान के कारण गहरी नींद के आगोश में जा चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि आने वाला दिन अपने साथ सूरज की गर्मी ले आएगा या कठोर सर्द हवा। आखिर ये बदलता मौसम अब सबकी जिंदगी में क्या नया मोड़ लाने वाला था। ऐसे नहीं आई। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे ही। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सुबह 5 बजे दीवान मेंशन में आही और ध्रुव तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि मिस्टर दीवान चेयर पर बैठे हाथ में चाय की कप लिए किसी गौरवान्वित पिता की तरह आही को चीयर कर रहे थे। मुझे नहीं खेलना ये, आप दोनों चीटिंग कर रहे हैं। आही अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए बोली, अरे काहे की चीटिंग? हमने क्या किया? हाँ, प्रिंसेस ने क्या किया? ध्रुव ने अब तलवार एक और फेंक के कहा, हम नहीं जानते, बस अब हम नहीं खेलेंगे। और डैड, आपको इतना ही गलत लग रहा है तो आप ही खेल लेना एक मैच हीरो के साथ। ये सुनते ही दीवान साहब ने अपना गला साफ किया और हड़बड़ी में बोले, अरे हम तो भूल ही गए, आज प्रिंसेस के। भगवान ताते बिनती करूछे सुनबो मोर गुहार से जनता मोते तड़पे छिहंता तड़पो बार बार। हे भगवान क्या किया? ध्रुव ने अब तलवार एक और फेंक के कहा, हम नहीं जानते, बस अब हम नहीं खेलेंगे। और डैड, आपको इतना ही गलत लग रहा है तो आप ही खेल लेना एक मैच हीरो के साथ। ये सुनते ही दीवान साहब ने अपना गला साफ किया और हड़बड़ी में बोले, अरे हम तो भूल ही गए,
आज प्रिंसेस के लिए स्पेशल नाश्ता तैयार करना था। हाँ हम आते हैं। और फिर वहां से चलते बने। उन्हें ऐसे जाते हुए देख आही ने हैरानी और आश्चर्य से ध्रुव से पूछा, ये डैड को अचानक से क्या हुआ? अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहे हैं, फिर नाश्ते के लिए लेट कैसे? वो अभी बोल ही रही थी कि ध्रुव ने उसकी ओर पानी की बोतल उछालते हुए कहा, अरे कुछ ना, तू छोड़ उसे और ये बता कि आगे का क्या सोचा है। ये सुनते ही आही, जो कि बोतल कैच करके उसके ढक्कन को अभी खोल ही रही थी, उसकी उंगलियां एक बार को रुक सी गई और वो कुछ सोच में गुम हो गई। बॉस इज हियर। ये सुनते ही राजवंश ग्रुप में हलचल मच गई। हर एक स्टाफ अपने अपने डेस्क को साफ करने में लग गया। कंपनी का हर एक एम्प्लॉई इस बात से भली भांति अवगत था कि उनके बॉस सीईओ एकांश राजवंश को जर्मोफोबिया था। इसीलिए उसके आने से पहले ऑफिस के कोने कोने को दोबारा जांचा जाता था, क्योंकि एक धूल का कण भी उनकी नौकरी को खतरे में डाल सकता था। जैसे ही एकांश की लग्जरी कार ऑफिस के गेट पर रुकी, गार्ड्स फुर्ती से दरवाजा खोलने दौड़े। एकांश तेज कदमों से बिना किसी भाव के एक डार्क और गंभीर आभा के साथ अंदर आया। उसके साथ उसका दोस्त और उसका पर्सनल एडवाइजर आयुष गोइंका भी था, जो हमेशा की तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। एकांश एम्प्लॉइज के ग्रीटिंग्स को नजरअंदाज करते हुए सीधे वीआईपी पर्सनल लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट के खुलते ही एकांश ने अपने ब्लैक शेड्स को निकाला और सीधे उसमें एंट्री की। दोनों के पीछे आ रहे सारे गार्ड्स बाहर ही रुक गए। उनके लिफ्ट में जाने के बाद ही एम्प्लॉइज ने राहत की सांस ली। डैम, दैट वाज स्कैरी। उसकी बात सुन दूसरे एम्प्लॉई ने कहा, यकीन नहीं होता कि किसी को देखने मात्र से ही इतना डर कैसे लग सकता है। तभी एक फीमेल एम्प्लॉई ने खुद को नाटकीय अंदाज में फाइल से पंखा करते हुए कहा, बट ही सो हॉट। ऐसा लगता है जैसे किसी के ड्रामा से सीधे निकल के आए हो। 6 फुट हाइट, ब्रॉड शोल्डर, फेयर स्किन, गहरी काली आंखें। उफ, मन करता है डूब भी जाऊं उन आंखों में। उसे ऐसे ख्यालों में डूबा देख पहला एम्प्लॉई उसके आगे हाथ लहराते हुए कहता है, काम कर लो मोहतरमा, वरना तुम नहीं पर तुम्हारा करियर जरूर डूब जाएगा। एकांश का ऑफिस कोई ऑफिस नहीं बल्कि स्वीट था। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर के बड़े से हॉल में खुलती है, जहां मैनेजरियल टीम या अगर कहा जाए तो एकांश के सबसे ट्रस्टेड लोग काम करते थे। टीम में मुट्ठी भर लोग ही थे, पर हर एक मेंबर को अपनी अपनी फील्ड का मास्टर माना जाता था। बाकी फ्लोर से उलट इस फ्लोर के लोग एकांश को देखकर डरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट किया और फिर अपने काम में लग गए। एकांश ने भी उन सब की ओर एक सरसरी नजर फेरी और फिर आगे अपने केबिन की ओर बढ़ गया। यार कुछ तो बात है तुझमें, तभी तो सब तुझे देखकर कैसे अपनी सांसें थाम लेते हैं। I really feel bad for them. आयुष लगभग वहां लगे सोफे पे कूदते हुए बोला, डर उनकी कमजोरी और फरेब की निशानी है। एकांश ने अपना डार्क ब्लू टेलर मेड ब्लेजर के बटन्स खोलते हुए धीमी मगर गहरी आवाज में कहा और जाके अपने चेयर पर बैठ गया। ओह कम ऑन, तुझे पता है ना कि हर बार ऐसी टेढ़ी बातें करना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, फिर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं होगा ना। आयुष ने नाटकीय अंदाज में बोला, लेकिन हर बार की तरह एकांश ने उसकी बेतुकी बातों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे राह चलता हाथी भौंकते हुए कुत्ते को, और फिर उसने खुद को फाइल्स में डुबो दिया। उसके इस ठंडे बर्ताव को देखकर भी आयुष को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अभी वो कुछ आगे बोल पाता कि अचानक से केबिन का डोर खुल जाता है। I did it! I finally got this! कुणाल, जो कि एकांश का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था, वो अंदर आते हुए खुशी से अपने हाथ में पकड़े फाइल्स को लहराते हुए एकांश के डेस्क की ओर जाते हुए बोला, I found her! ये सुनते ही एकांश, जिसने अब तक एक बार भी सर उठा के किसी और को नहीं देखा था, उसने तुरंत कुणाल को देखा और बिना कुछ किए हाथ फाइल लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। कुणाल ने भी चुपचाप फाइल एकांश की ओर बढ़ा दी। अभी एकांश ने उस फाइल को खोला ही था कि तभी उसके केबिन का डोर किसी ने नॉक किया और तीनों का ध्यान अब फाइल से हटकर डोर की ओर चला गया। कम इन। एकांश के परमिशन देते ही बाहर खड़ी लिली, जो कि एकांश के ट्रस्टेड लोगों में से एक थी, वो अंदर आई और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ पोलाइटली उसने कहा, सर, इंटरव्यू का वक्त हो गया है। आयुष का चेहरा लिली को देखते ही किसी गुलाब की तरह खिल सा गया और लिली के पास वो जाते हुए बोला, क्या आपने हमसे कुछ बोला मिस लिली? वो क्या है ना, हमें सुना ही नहीं दिया। आप दोबारा बोल सकती हैं? इट्स ओके मिस्टर आयुष, मैसेज वैसे भी आपके लिए नहीं था।
लिली ने अब कुछ सख्त अंदाज में कहा। उसके ऐसे तीखे शब्द सुनकर आयुष आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से कुणाल ने शांत आवाज में कहा, इट्स ओके, यू मे लीव लिली, हम आ रहे हैं। हालांकि आमतौर पर एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग का काम करता था और टॉप लेवल के लोग ऐसे छोटे मोटे कामों में खुद को शामिल नहीं करते थे, मगर ये नियुक्ति एकांश के पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए थी और एकांश अपने साथ काम करने वाले एक एक इंसान को खुद सिलेक्ट करता था। थोड़ी ही देर में इंटरव्यू शुरू हो गया। जो भी कैंडिडेट अंदर जा रहा था वो कुछ अज्ञात कारणों से लगभग रोने या गुस्से की भावना लिए बाहर आ रहा था। कैंडिडेट नंबर 60, आप अंदर जा सकती हैं। कैंडिडेट नंबर 61, बी रेडी। आही कार से उतरकर एक तक सामने खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। उसकी नीली आंखें, परफेक्ट बॉडी फिगर और पावरफुल ऑरा ने लोगों को बार बार उसकी ओर देखने को मजबूर किया। उसकी एलिगेंट वॉक और यूनिक ड्रेसिंग सेंस ने उसे दूसरों से अलग होने का अनुभव कराया। आही अभी वेटिंग एरिया में आई ही थी कि तभी लिली ने ओके अनाउंस किया। कैंडिडेट नंबर 61। आही ने पॉकेट से कार्ड निकाला तो उस पर 61 लिखा हुआ था। उसने अब हाथ उठाया तो लिली ने उसकी ओर स्माइल करके कहा, आप अंदर जा सकती हैं। ये सुनकर न जाने क्यों आही का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। सिर्फ वही जानती थी कि इस पल का इंतजार उसने कितने दिनों से किया था। जैसे ही उसने इंटरव्यू हॉल का डोर नॉक किया वैसे ही उसे एकांश की आवाज सुनाई दी, कम इन। और इस जानी पहचानी आवाज ने आही को अपनी आंखें बंद कर देने पर मजबूर कर दिया। आही ने फिर एक गहरी सांस छोड़ी और अंदर चली गई। उसका चेहरा जो अब तक भावहीन था, उस पे ये दो शब्द सुनते ही एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अंदर जाते ही उसकी नजर एकांश पर जम सी गई। हालांकि एकांश के बगल में दो और लोग बैठे थे जो कि उसके जितने ही आकर्षक माने जा सकते थे, मगर आही ने एक पल के लिए भी एकांश से अपनी नजरें हटाई नहीं थी। मिस, हेलो हेलो, डिड यू हियर मी? हेलो। आयुष की आवाज सुनते ही अब आही का ध्यान उन दोनों पे गया। उसने फिर सबको ग्रीट किया और न जाने क्यों उसकी आवाज सुनते ही एकांश, जो अब तक नीचे देख रहा था, वो सर उठाकर उसकी ओर देखने लगा। जैसे ही आही और एकांश की आंखें मिली, मानो दोनों की दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई हो। गाइस प्लीज नाउ स्टॉप इट। आयुष हंसते हुए एकांश और आही के बीच अपने हाथ को लहराते हुए बोल रहा था, जिसके बाद दोनों का ध्यान एक दूसरे से हट अपने आसपास के माहौल पर गया। आयुष, जो कि एकांश को चिढ़ाने के अंदाज में घूर रहा था, तो वही कुणाल भौहें उठाए आही और एकांश को थोड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आही ने अब तक खुद को संभाल लिया था और अब वो आगे तीनों को एक एक करके ग्रीट करने लगी। उसकी नीली आंखों को नोटिस करते हुए आयुष अपने गाल पर हाथ रख बोला, वाह, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। कहां से लिया? उसके आखिरी के शब्दों को सुन आही की आंखें कंफ्यूजन में थोड़ी छोटी सी हो गई, जिसे नोटिस कर आयुष ने खुद की बातों का मतलब समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि लेंस, ये लेंस कहां से लिया? आही ने उसकी बात समझते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये जेनेटिक है। वो सच में? मस्ट से योर आईज आर सो ब्यूटीफुल। आयुष ने उसे देखते हुए कहा, जिसका जवाब अभी आही दे पाती कि तभी उन सबको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ तो था जो सही नहीं था। तभी आयुष की नजर एकांश की ओर गई और उसे देखते ही उसके रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी बिजली सी कौंध गई। एकांश का चेहरा तवे के निचले हिस्से सा काला हो रखा था। उसके इस डार्क ऑरा को कमरे में मौजूद हर एक शख्स महसूस कर सकता था, सिवाय आही के। इन सब से अनजान आही एक बार फिर एकांश को देखने में लग गई थी। क्या इंटरव्यू शुरू करें? कुणाल ने अपना गला साफ करते हुए कहा और फिर आही की ओर देखते हुए उसने कहा, प्लीज सिट मिस। उसकी बात सुन आही ने सर सहमति में हिलाया और सामने रखे चेयर पर बैठ गई। जिज्ञासा से भरे आयुष ने सबसे पहले पूछना शुरू किया, तो मिस, आपका नाम? आही। पूरा नाम? जस्ट आही। ओके, तो किस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हैं? मेरा मतलब है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे हम आपसे? आही पहले तो 2 मिनट शांत रही और फिर एक नजर एकांश को देखकर कहा, Whatever you want to ask, you can. उसका जवाब सुन एकांश ने उसे कुछ इंटरेस्ट से देखा और कहा, Are you sure?
Don't you think you are a bit overconfident? उसकी बात सुनकर आही ने एक सहज सी मुस्कान के साथ बेहद ही नम्र भाव में कहा। माफ कीजिए, पर आप सच में कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बोलने के लहजे में घमंड या गुस्सा नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस और तेज था, जिससे ना चाहते हुए भी वो तीनों इंप्रेस हो गए। Okay, as you wish. बोलते वक्त एकांश के आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर क्या था, एक बार जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर 45 मिनट के बाद भी खत्म ना हुआ। लगभग 1 घंटा होने को आया था और अब उन तीनों के सवाल भी खत्म होने को आ गए थे। Congrats, Miss Ahi. You are selected. एकांश ने फाइल को बंद करते हुए कहा और आही को देखने लगा। हालांकि वो हैरान रह गया कि उसकी बात सुन के आही के चेहरे पर कोई आश्चर्य या खुशी के भाव नहीं थे, बल्कि वो तो अब भी उसी शांत भाव के साथ वहां बैठी हुई थी। उसने ऐसे जॉब को पाने के बाद लोगों को खुशी से झूमते हुए, यहां तक कि रोते हुए भी देखा था, मगर आही का ये शांत बर्ताव उसे आही के अंदर और खींच रहा था। ओ नहीं, वेट, आखिरी सवाल तो अभी पूछा ही नहीं। तो मिस आही, यही जॉब क्यों? मेरा मतलब है कि इस लेवल के आईक्यू के साथ आपको तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, फिर यही जॉब क्यों? आयुष के बेतुके बातों को दोबारा शुरू होते देख कुणाल ने अपना सर हिलाया, जबकि एकांश ने सामने रखे बोतल से पानी पीना भी शुरू ही किया था कि तभी उसे आही का जवाब सुनाई दिया। Because I like Mr. राजवंश। उसका ये कहना ही था कि एकांश ने अपने मुंह में जो पानी था उसे थूक दिया और बिल्कुल अविश्वास से उसकी ओर देखा। ये यही नहीं रुका, ऐसे अचानक पानी थूकने के कारण उसे ठसका लगा और वो जोर जोर से खांसने लगा। एकांश को ऐसा लगा कि आज वो अपने ही सलाइवा में दम घोट देगा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे आयुष और कुणाल भी अपने सामने बैठी उस बहादुर छोटी लड़की को ऐसे देख रहे थे मानो अचानक से उसके 2 सींग निकल आए हो। कौन कह सकता था कि लोगों को अपनी एक नजर से डरा देने वाले ये 3 लोग आज एक 19 साल की लड़की के सामने बेजवाब हो जाने पर मजबूर हो जाएंगे। आही मासूमियत से पलके झपकाते हुए उन 3 लोगों को देख रही थी जो अचानक से स्थिर मूर्तियों में तब्दील हो गए थे। वाओ, फाइनली आइस किंग की लाइफ में कोई तो गर्माहट लेके। I have a girlfriend. अभी आयुष बोल ही रहा था कि तभी एक कड़क और गहरी आवाज ने उसे खामोश कर दिया। एकांश की आवाज ने कमरे का तापमान कम कर दिया था। हालांकि आही पे उसका कुछ खास असर होते हुए नजर नहीं आ रहा था। उसने कुछ देर एकांश की गहरी आंखों में शांति से देखा और फिर उसी शांत भाव से कहा, I know, पता है हमें, and I'm not against love. तो वो आपकी चॉइस है और हम उसे बदलने को नहीं कह रहे। और ठीक उसी तरह आप हमारी चॉइस ना बदलें, ना उस पे सवाल उठाइए। मैं आपकी परमिशन मांग भी नहीं रहा, तो अगर आपको दिक्कत होती भी है तो भी मैं वही करता जो मैं करना चाहता। एकांश ने आही को कुछ तलखी भजे लहजे में कहा, जिस पर आही अचानक से खड़ी हुई और टेबल पर जोर से अपना हाथ रखते हुए अपनी नीली आंखों से एकांश की काली आंखों में झांककर थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए दृढ़ आवाज में बोली, हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको हमें वापस प्यार करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल हमें आपकी गर्लफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस आपके साथ किसी भी रूप में रहना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं तो असिस्टेंट बनकर। और हमें यकीन है कि अब तक हमने आपको अपनी काबिलियत दिखा दी है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप और भी टेस्ट करा सकते हैं। हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि हमारा असिस्टेंस आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स ही लाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच आने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक आखिरी बात, हम पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को नहीं मिलाते। और अगर इसका यकीन ना हो तो इसके साथ ही आही अब सीधी खड़ी हुई और बोली, कभी आजमा के देखिएगा। उसके हर एक शब्द में एक तरह की दृढ़ता और गंभीरता थी जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके शब्दों ने न केवल एकांश को बल्कि आयुष और कुणाल को भी अवाक कर दिया। उनके हतप्रभा अभिव्यक्ति को देखकर आही ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मिलते हैं मिस्टर राजवंश। एकांश, जो अब तक हैरान था, उसने बिना कुछ सोचे सिर हिलाया और तभी उसे एहसास हुआ कि वह मूर्खों की तरह आही को घूर रहा था। उसने खुद को होश में लाने के लिए अपना सर झटका और आही की ओर देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, और इसके साथ ही वह केबिन से बाहर चली गई। मुझे कोई बताओ कि मैं सपना देख रहा हूँ। कोई लड़की एक ही समय में नरम और कठोर कैसे हो सकती है? आयुष ने अब भी हैरानी से डोर की ओर देखते हुए पूछा, जिस पर कुणाल ने जवाब दिया,
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ही समय में एंजल और डेविल दोनों थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एकांश की ओर, जो अभी भी दरवाजे की ओर कुछ सोचते हुए देख रहा था। और ये देख दोनों ने कुछ अजीब सी मुस्कान लिए एकांश को घेर लिया। कैसी लगी? कुणाल ने कुछ छेड़ने के अंदाज में पूछा, जिस पर एकांश ने बिना कुछ सोचे अचेत मन से ही जवाब दिया, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आही घर आते ही भाग के किचन में गई और जाके किचन में खाना बनाती एक अधेड़ औरत को कस के गले लगाते हुए कहा, एमा, आप आ गई। ओह, आई मिस्ड यू सो मच। उसके ऐसे गले लगाने पर एमा भी हंसती और प्यार से बोली, आही, आप आ गई। हमने भी आपको बहुत मिस किया बच्चा। वाह, क्या खुशबू है। एमा, पता है हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दीजिए ना हमें। जिस पर एमा ने हल्का डांटने के लहजे में आही से कहा, ओफो, आपने आज फिर लंच स्किप कर दिया है ना। आही, हम आपको कितना कितना समझाएं कि आप टाइम पे खाना खा लीजिए, पर नहीं, बिल्कुल बिगड़ गई हैं उन गोरों के साथ रहकर। एमा की नकल करते हुए आही ने उनके आगे की लाइन नाटकीय अंदाज में दोहराई, जिसके बदले में एमा से सर पर एक टपली इनाम में मिली। एमा ने फिर कहा, बहुत शैतान हो गई हैं आप। जाइए, अब जल्दी से हाथ पैर धुल के आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। यस बॉस। आही ने एमा को सैल्यूट करते हुए कहा और भागकर अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद जब वो वापस आई तो देखा एमा टेबल पर नाश्ता लगाए उसी का इंतजार कर रही थी। आही चौकड़ी मारकर डाइनिंग चेयर पर बैठी और खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह, इतना सारा खाना। आलू टिक्की, पूरियां, पनीर, कोफ्ते, पुलाव और हमारे फेवरेट नारियल के लड्डू भी। एमा, आई लव यू। एक आप ही तो हैं जो हमारे खाने के प्यार को समझती हैं। एमा ने जग से ग्लास में पानी डालते हुए कहा, सब आपके लिए खास बनाया है, एकदम शुद्ध देसी घी से। आखिर विदेश जाके कितनी पतली हो गई हैं आप। देखना, अब हम आ गए हैं ना, बिल्कुल पहले जैसी कर देंगे आपको। वैसे हाँ, हम बताना भूल गए, दीवान साहब किसी ट्रिप के लिए इटली गए हैं। एमा, इडली नहीं, इटली। इटली होता है, इडली तो खाया जाता है ना। आही ने हंस के एमा को सही किया, जिस पे झुंझला के एमा ने कहा, हाँ, तो हमने कब इडली कहा। खैर, ये सब छोड़िए। खास बात ये है कि उन्होंने आपको बताने को कहा है कि कल अर्जुन आ रहे हैं आपसे मिलने, और वो चाहते हैं कि आप अर्जुन के साथ किसी मीटिंग में जाएं। ये सुनते ही आही खाते खाते रुक गई। उसने फिर कुछ सोचते हुए कहा, हम क्यों? ध्रुव भाई है ना, वो मिल लेंगे। हमें कल बहुत जरूरी काम है। उसकी बात सुनते हुए एमा ने कहा, ध्रुव बाबा को तो दीवान साहब अपने साथ ले गए हैं, और वैसे भी उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि कल आप जाएं अर्जुन के साथ। एमा की बात सुन आही को अब टेंशन सी होने लगी थी। उसे पता था कि अगर दीवान साहब ने इस तरह कोई बात कही है तो उसके पास उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं है। मगर कल एकांश के साथ उसका पहला दिन है और वहां समय से नहीं पहुंची तो वहां भी बात बिगड़ सकती है। आही अब और तेज तेज खाना खाने लगी थी और खाना खत्म करते ही वो जल्दी से एमा को एक किस देके नाइट एमा, चिल्लाते हुए अपने कमरे में भाग गई। एमा ने सर हिलाते हुए कहा, ये लड़की ना कब क्या करे कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर बाद आही अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। खुद में ही कुछ बुदबुदाते हुए वो बोली, कुछ सोच आही, थिंक अबाउट समथिंग। तभी एमा हाथ में केसर दूध का गिलास पकड़े आही के कमरे में आ जाती है और उसके कमरे की हालत देख दंग रह जाती है। हे भगवान आही, ये क्या हालत बना रखी आपने अपने कमरे की। एमा जमीन पर पड़े स्केटिंग बोर्ड को एक तरफ करते हुए बोली। उन्होंने फिर उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ाते हुए आगे कहा, कमरे को देख कोई कहेगा कि अभी सुबह ही इसकी सफाई हुई है। ऐसा लग रहा है एक तूफान अभी अभी आपके कमरे से होके गुजरा है। ओफो, आपके हिसाब से यहाँ की चीजें बिखरी हैं। मेरे हिसाब से हर चीज अब जाके उनकी सही जगह पर है। और प्लीज, आपको हमने कहा था ना कि हमारे कमरे को कोई टच नहीं करेगा। हमें अपने हेडफोन्स खोजने में कितनी दिक्कत हुई आपको पता भी है। अच्छा खासा वो यही हमारे बिस्तर पे रहता था। आही ने दूध को देख नाक चढ़ाते हुए कहा, नौटंकी हो गई हो तो अब चलिए दूध खत्म कीजिए। हम नहीं चाहते कि आपकी जगह ये दूध पौधे पिएं, इसलिए हम यहाँ से हिलने भी नहीं वाले जब तक आप सारा दूध खत्म नहीं कर देती। एमा ने हाथ बांधते हुए आही से हल्के कड़े लहजे में कहा,
आही जो इस वक्त कल के बारे में सोचने में बिजी थी, उसने एक ही सांस में गिलास खाली किया और ग्लास एमा को थमाते हुए उन्हें कंधों से पकड़कर बाहर भेजते हुए हड़बड़ी में बोली, ओके एमा, अब ना हमें बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं हम। फिर रूम का दरवाजा बंद करते हुए आही ने कहा, आप भी जाके सो जाइए, हाँ, वरना बारबी की जगह एनाबेल लगेंगी आप कल। और हाँ, कल नाश्ते में पालक के पराठे खाना है। ओके, अब बाय बाय। इससे पहले कि एमा कोई जवाब दे पाती, आही ने दरवाजा बंद किया और भाग के बेड पर कूद गई। और फिर क्या था, लैपटॉप खोल के लग गई अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खोजने में। लेकिन आप ये करेंगी कैसे? मतलब आपको लगता है ये काम करेगा? तो और कोई रास्ता है क्या? आपको तो पता ही है ना, कल ऑफिस का पहला दिन है हमारा, और उसके लिए लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आही और ध्रुव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहे थे। ध्रुव, जो इस वक्त किसी होटल रूम में बैठे कॉफी पी रहा था, उसने आगे कहा, पर डैड को कुछ पता चल गया तो? मतलब डैड का बिना किसी काम के भी हमें यहाँ खुद के साथ लाना इस बात का गवाह है कि वो तुझे और अर्जुन को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हैं। ध्रुव की बात सुन आही ने अपने बालों को धूप समय की लाख सताए कहा, डोंट वरी, अगर वो जिद्दी है तो हम भी उन्हीं की प्रिंसेस हैं, उन्हें हम संभाल लेंगे, और वैसे भी उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी बात सुन ध्रुव को हंसी आ गई। अब बात तो आपकी सही है, दीवान साहब को कोई संभाल सकता है ना तो बस आप ही हैं। हमें आपके खुराफाती दिमाग पर पूरा भरोसा है। जब सब हो गया है तो जाइए, अब सो जाइए, सुबह काफी कुछ करना है आपको। आही ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके बाय नाइट। आही का खिला हुआ चेहरा और उसकी मासूमियत देख अचानक ध्रुव कुछ सोचने लगा, और इससे पहले कि फोन कट हो पाता, उसने थोड़ी इमोशनल और गंभीर आवाज में कहा, हीरो। आही के उसकी ओर हल्के कंफ्यूजन से देखने पर उसने आगे कहा, आपको याद है ना अपना प्रॉमिस? आही को अब सुबह का वक्त याद आ गया, जब तलवारबाजी से थककर दोनों आही और ध्रुव घास पर लेटे आराम कर रहे थे। ध्रुव करवट लेके उसकी ओर देखने लगा और कहा, हीरो, तो क्या सोचा है आपने? आही ने ना समझने का नाटक करते हुए कहा। मतलब? ध्रुव ने अब अपनी बात समझाते हुए कहा, हमारा मतलब है कि कल रात को आपने बायोडेटा तो पढ़ ही लिया होगा और उसमें लिखी बातें भी पढ़ी होंगी, तो क्या आप अभी भी उस राजवंश के पीछे जाने का सोच रही हैं? आही ने ध्रुव के चेहरे पर एकांश का नाम लेते ही जो चिढ़ नजर आई थी उसे नोटिस करके हल्का सा हंसी और फिर बोली, इसमें सोचना क्या है, सब पहले की तरह ही होगा जैसे सोचा था। ध्रुव के माथे पर अब शिकन आ गई और उसने कहा, पर सब पता होने के बाद भी आप ऐसे, आपको पता है ना आप उसके सामने हो सकती हैं पर उसके दिल में नहीं, उसके प्रेजेंट में आप जबरदस्ती दाखिल हो सकती हैं पर उसका फ्यूचर आपके साथ नहीं है, और जिस चीज का कोई फ्यूचर ही नहीं है ऐसे काम में हाथ ही क्यों डालना? जहां प्यार के बदले प्यार ना मिले, ऐसे प्यार का क्या फायदा? आही ने चेहरे पर हल्की मुस्कान और लहजे में सहजता लाते हुए ध्रुव का जवाब दिया, इसमें फायदे की बात कहाँ से आई? प्यार हमें है, उन्हें नहीं। और वैसे भी नफा नुकसान तो डील की बातों में देखा जाता है, दिल की नहीं। हमने आज तक हर चीज फायदा देखकर ही की है, तो एक बार बिना फायदे के भी तो कुछ करके देखे। आज तक सब कुछ पाना ही चाहा है, इस बार कुछ देने की चाह है। होंगे मिस्टर राजवंश बड़े बिजनेसमैन, पर हम उनसे डील नहीं, दिल लगाना चाहते हैं। याद है माँ कहती थी, जो एक बार प्यार में न हारा वो दुनिया जीत के भी कहाँ ही जीता। इस पे ध्रुव अब कुछ सोच में पड़ गया था। वो फिर अचानक से उठ बैठा और आही का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ गंभीरता से बोला, हीरो, आपको पता है आप जो भी करेंगे हम आपके साथ होंगे, पर आज हमें एक वादा कीजिए। आप वादा कीजिए कि कभी भी आप उस इंसान के कारण एक आंसू का कतरा भी अपनी आंख से नहीं गिरने देंगी और उसके लिए खुद के स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करेंगी। आही ने मुस्कुरा के ध्रुव के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हम वादा करते हैं आपसे, कभी भी नहीं होगा ऐसा। अब अंदर चलिए, भूख लग रही है। इस पे ध्रुव भी हंस दिया और कहा, चलिए आपके इस छोटे कुएं को भरने का इंतजाम करें। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जबकि आही उसे मुंह बना के देख रही थी। दोनों ही इस पल उनके इस वादे से होने वाले परिणाम से अनजान थे। कैसे ये एक वादा सबकी जिंदगियां बदल के रख देगा। आही ने सुबह किए हुए प्रॉमिस को याद किया और फिर मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, सब सही होगा। फिर फोन काट दिए जाते हैं
और आही सोने चली जाती है। सुबह आही जब तैयार होके नीचे आती है तो उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाज आती है। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त वो देखती है कि एक लगभग 23-24 साल का लड़का डाइनिंग टेबल पर बैठ एमा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। गुड मॉर्निंग एमा। बोलते हुए आही भी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है और उसकी आवाज सुन वो लड़का भी मुड़ के आही को देखने लगता है और देखते ही उसका चेहरा बिल्कुल लाइट बल्ब सा जल जाता है। उसने आही को देख मुस्कुराते हुए कहा, मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। उसे आज भी खुद को उसी नाम से बुलाते सुन आही के चेहरे पर चिढ़ आ जाती है और वो कुछ चिढ़े हुए लहजे में लड़के से कहती है, मेंढक के बच्चे, रुकिए, हम आपको बताते हैं। उसे खुद की ओर गुस्से से आते हुए देख अर्जुन टेबल से उठ एमा के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए कहता है, एमा बचाए हमें, वरना ये सोया हुआ शैतान हमें खा जाएगा। उसे यूं छिपते हुए देख आही कहती है, डरपोक मेंढक, एमा के पीछे क्यों छुप रहे हैं? हिम्मत है तो खुद हमारा सामना करके दिखाइए ना। दोनों की मस्ती कुछ इसी तरह काफी देर तक चलती है। फिर थक कर दोनों सोफे पर लगभग बेहाल होके गिरते हुए बोले, एमा कुछ पीने को ला दे। एमा ने दोनों के लिए मौसम्बी का जूस लाते हुए कहा, ये लो, मौसम्बी का जूस पियो, फ्रेश गार्डन से आज ही लाया है। दोनों जूस पीने के बाद अब काम करने में लग गए थे, जिसके बाद अचानक से आही ने काम साइड में करते हुए अर्जुन से कहा, मेंढक, हमें आपकी एक मदद चाहिए। उसकी बात सुन के अब अर्जुन ने भी हाथ में पकड़ा टैबलेट साइड में रखा और आही की ओर देखते हुए कहा, ओहो, मिस आही को भी मदद की जरूरत पड़ती है कभी? सोचा न था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। आही ने आंखें रोल करते हुए कहा, अब ना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमने भी तो आपकी कितनी बार मदद की है, इतने असाइनमेंट्स लिखे हैं आपके, अब आज एक बार आप हमारी मदद नहीं कर सकते? उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे पहले की बात लाने की क्या जरूरत थी? हुक्म करे दीवान साहब की प्रिंसेस, नाचीज आपकी सेवा में हाजिर है। आही ने उसकी नौटंकी को नजरअंदाज करते हुए सीरियस टोन में कहा, क्या आप इस डील को अकेले पूरा कर सकते हैं? उसकी बात सुन अर्जुन थोड़ा हैरान हो गया, पर फिर नॉर्मल होते हुए कहा, पर क्यों? हमारा मतलब है आपको तो हमेशा से बिजनेस और डील्स में इंटरेस्ट था ना, फिर आज जब दीवान अंकल आपको मौका दे रहे हैं तो आप मना कर रही हैं। उन्हें कैसा लगेगा ये जान के ये सोचा है आपने? उन्हें पता चलेगा तब ना। उसकी ये बात सुन के तो अर्जुन की आंखें ही बड़ी हो गई हैं और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या आपने उन्हें? वो कुछ बोल पाता कि तभी आही ने उसे कॉलर से खींच के उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दबी हुई आवाज में कहा, देखिए, हम सब समझाते हैं, पर अब आप चिल्लाना मत, ओके? अर्जुन ने पलक झपकाकर उसकी बात समझने का इशारा किया तो आही ने धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाया। आही ने फिर आगे कहा, हाँ, हमें पता है कि हमें ही बहुत इंटरेस्ट था इसमें, पर अर्जुन, अभी हमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उस काम के बारे में अभी डैड को नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि हम आपके साथ इस डील की हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आपका पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। बस इजी। इजी? आही, दीवान अंकल आपको तो कुछ नहीं करेंगे, पर हमारी खाल उधेड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि हमने उनसे कोई बात छिपाई है। आपको हमें मरवाना ही था तो सीधे कहती, ऐसे भूखे शेर के सामने जाने की बात ना करो प्लीज। अर्जुन ने डरे हुए लहजे में आही से कहा, जिस पर आही ने अब उसका हाथ पकड़ के कहा, अर्जुन प्लीज। उसका मासूम चेहरा और उसके हाथ को खुद के हाथों में देख के अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और उसने मन ही मन में कहा, आही, अब आप ऐसे कहेंगी तो हम जान दे देंगे आपके लिए। उसने फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बताइए प्लान क्या है? उसकी बात सुन के आही की आंखें चमक गई और वो अर्जुन को प्लान समझाने में लग गई। उसका सारा प्लान सुन के अर्जुन ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर आही, आपको पता है ना, हम बिजनेस में अच्छे हैं पर कोडिंग में नहीं, और इस ऐप के लिए कोडिंग और डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे? उसका जवाब देते हुए आही ने कहा, अरे आप टेंशन ना लो। फिर वो अपने पॉकेट से एक चिप निकालते हुए कहती है, इस चिप में सब कुछ है, ऐप की डिटेल्स, डिजाइनिंग, यहाँ तक कि मीटिंग के प्रेजेंटेशन तक है इसमें। आपको बस सबको ये सब प्रेजेंट करना है और उसमें तो तुम हो ही एक्सपर्ट। हैरान होते हुए अर्जुन ने कहा, आही, आप अभी परसों ही आई हैं, फिर ये सब आपने कब बनाया? अरे यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम में कुछ खास करने को नहीं होता था, तो हम यही सब कर लेते थे। बस आप इसके बारे में इतना मत सोचो,
बस ये याद रखना कि किसी को भी पता ना चले कि मीटिंग और इस डील में हम आपके साथ नहीं थे। आही ने जवाब दिया और कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने चिप को पॉकेट में रखते हुए अब कुछ मजाकिया लहजे में कहा, चलिए ये सब तो ठीक है, पर शेर से पंगा लेने के बदले हमें क्या मिलेगा? आही ने उसकी बात पर भौहें उठाते हुए उससे कहा। वाह, हमसे चालाकी, शर्म नहीं आती आपको? जिसपे बेशर्मी से ना में सिर हिलाते हुए अर्जुन ने कहा, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आही ने फिर कहा, अच्छा चलो, अगर ये डील क्रैक कर लिया आपने तो आपकी कंपनी के आने वाले 3 प्रोजेक्ट को हम टेंडर दिलवाएंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक गई थी, क्योंकि उसे भी पता था कि आने वाले टीम प्रोजेक्ट्स उसकी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और उसे आही की कैपेबिलिटी का भी पूरा एहसास था। उसे पता था कि आही ने अगर कोई टेंडर के लिए एप्लीकेशन डाला तो उसे रिजेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता है। उसे पता था कि आही ये सिर्फ उसके हेल्प के बदले ये नहीं कर रही थी, बल्कि ये उसे और उसकी कंपनी को सपोर्ट करने का उसका अपना तरीका था। उसे पता था कि आही शायद दिखाए ना, पर उसके हर एक एक्शन में दिखता था कि उसे उसकी और अपने हर एक करीबी की कितनी फिक्र है। उसने फिर प्यार से आही की ओर देखा और थोड़ा सोचते हुए कहा, बस इतना ही? आही ने उसकी बात सुनकर हार मानते हुए थकी हुई आवाज में कहा, और क्या चाहिए आपको? एक डिनर। हर एक डील के बाद आप हमारे साथ डिनर पे चलेंगी। आही ने अब उठते हुए कहा। ओके, अब जाओ, हमारे पास और भी काम है। उसके ऐसे बोलने पर अर्जुन ने कहा, अरे काम हो गया तो जा रही है, कम से कम खाने का ही पूछ लिया होता। हे भगवान, इस मतलबी दुनिया में आपने मुझ मासूम को कैसे भेज दिया? ड्रामे ना करें, हमें पता है हमारे आने से पहले ही 3-4 प्लेट हजम करके बैठे थे आप, ड्रामेबाज कहीं के।